मैं पिछले 3-4 साल से ओशो को सुनते हुए ही सो रही हूँ। तो ओशो के बारे में जब कोई क्रिएटर वीडियो बनाता है तो उसको डिकोड करना तो बहुत ज़रूरी है। और कोई रियल अच्छा क्रिएटर जो वास्तव में ओशो की टीचिंग्स को फैलाना चाहता है, बट इतनी जल्दी हज़म नहीं होता है। जैसे मैं अनोखी हूँ, आज अनोखी नेहा हूँ, लेकिन एज नेहा मैं देखूँ तो नेहा एक क्रिएटर है, यूट्यूबर है। तो वो ये सोचती है कि क्यों यूट्यूब पे वीडियो बनाई ध्रुव राठी ने ओशो पे। तो वो जो माइंड होता है किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना, वो बुराई किए बिना नहीं रुक पाता है। उसके मन में किसी के लिए अच्छा ही नहीं आती है, उसके मन में आता है कि इसको क्या फ़ायदा है इससे। तो बताऊंगी मैं इस वीडियो में कि ध्रुव राठी ने क्यों ये वीडियो बनाई, ये नेहा को क्या लगता है। और अनोखी नेहा तो इन सबसे बहुत अलग है। अनोखी नेहा ओशो की टीचिंग्स बताएगी, क्योंकि अनोखी नेहा को ओशो ने बनाया है। ओशो ने जो अवेयरनेस, ओशो ने जो सिखाया। और मैं यहाँ पे बार बार बोलूँगी, आई एम नॉट बोधी पर्सन या इनलाइटेंड पर्सन। मैं तो उसके मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शिष्य बस हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ओशो, नथिंग एल्स। शिष्या हूँ मैं ओशो की। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं नथिंग हूँ, मैं जीरो हूँ। और वो जितना उन्हें ज्ञान है, हाँ मैं यात्रा में हूँ और अपनी यात्रा के बारे में बताती हूँ। तो ये जो नेहा का दिमाग है क्रिएटिंग वाला, कि देखो इसने इंट्रो में ये बोला कि ताकि हुक करे ऑडियंस को, तो ये जो आलोचना वाला दिमाग है इसको मैं थोड़ा वो ही रखूँगी। लेकिन जो अनोखी नेहा है, जो हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करती है, दूसरों में और खुद में अंतर भूल चुकी है, वो एक अलग पर्सन है। तो वो कैसे देखती है एक ही चीज़ को और एक ऐसे देखती है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले कि धन्यवाद ओशो पर वीडियो बनाने के लिए ध्रुव राठी का बहुत 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 धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, जो जीवन में फंसे हुए हैं कहीं पे और वो नहीं है उनके पास में जानने का टाइम। तो जब पहली बार कई लोग, जैसे 2 मिलियन अभी तक व्यूज़ हो चुके थे, अभी मैंने 11:53 यानी 12 बजे मैंने वीडियो देखा था, अभी 1 बज गया है। ये सब कुछ लिख के और मैं बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो भी 20 मिनट की थी, तो वो देखा हो ये सब कुछ। तो 1 बज गए हैं और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो हो सकता है 2 मिलियन में से 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोगों में से 1 लाख लोग ओशो को आज तक नहीं जानते हो और वो पहली बार सुने। और फिर जब उन्हें लत लगेगी, नशा लगेगा ओशो का, तो फिर वो अपने आप को खो देंगे। लेकिन ये खोना ही अपने आप को पाना है वास्तव में। तो इसके लिए जितना भी धन्यवाद हो सकता है ध्रुव राठी को, वो कम है। क्योंकि मैं 20 लाख में से 1 लाख का भी बोल रही हूँ, वो ज़्यादा भी हो सकता है। अभी तो 15 घंटे ही हुए उनकी वीडियो को आए। अगर 8-10 दिन में 10 मिलियन क्रॉस कर जाएगी वीडियो, तो सोचो 1 करोड़ में से अगर 10 लाख लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसे गुरु को इनपुट करते हैं, जो मेरी ज़िंदगी में मेरे छोटे भाई संजू ने किया था, तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। धन्यवाद ध्रुव राठी सर का। अब वीडियो को डिकोड करने पे आते हैं। वीडियो को डिकोड कर रही हूँ, ओशो को डिकोड करने में भी मुझे 5-10 साल लग जाएंगे। और शायद 5-10 साल के बाद भी गारंटी नहीं है कि उनको मैं समझ पाऊँगी या कुछ भी सच जान पाऊँगी, कोई गारंटी नहीं। हाँ, मैं सत्य की यात्रा में हूँ, यात्रा ही मेरे लिए काफ़ी है, इतना ही मेरे लिए। मैं एज नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं क्या क्या नहीं। दैट्स इट, बस। मैं परम ज्ञानी या ध्यानी नहीं हूँ, सीधी सादी बात है। मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, जो कि एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आदमी को नहीं बोलना चाहिए। बट अभी मेरा स्टेप 1 भी नहीं है, स्टेप 0 है। लेवल 1 भी नहीं है, लेवल 0 पे हूँ मैं। अभी यात्रा बहुत गहरी, बहुत अंदर वाली यात्रा है ना, चल के करनी होती तो कब का कर लेती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ध्रुव राठी की इस वीडियो को। तो अब ध्रुव राठी की वीडियो पे तो मैंने बोला कि 2 मिलियन आ गए हैं, 10, 50, 100 मिलियन जितने भी आ जाएं। इस वीडियो में ध्रुव राठी सर से ज़्यादा मे बी एक्सप्लेनेशन, टीचिंग्स हो सकती हैं, क्लैरिटी हो सकती है। बट क्योंकि उस वीडियो को रिसर्च किया गया है, एडिट किया गया है, हुक कैसे इमोशंस को यूज करना है, कि ताकि
वाइडर ऑडियंस तक पहुँचे। लेकिन जैसे मैं हूँ तो मैं बस जो भी मेरी रियल अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू ओशो टीचिंग्स वो मैं शेयर करूँगी बाय डिकोडिंग ध्रुव राठी वीडियो, क्योंकि पूरा ओशो ने जो बोला है उसको तो मैंने अपने चैनल पे केवल वही सब कुछ बताती हूँ, तो बहुत लंबा है, बताना आसान भी नहीं है यहाँ। लेकिन इस वीडियो में जो उन्होंने बोला है और इस वीडियो में कुछ जो कमियां हैं, क्यों ओशो पे वीडियो बनाई है ध्रुव राठी ने, इन सब पे हम बात करेंगे। तो वीडियो पे कम लाइक्स या सब्सक्राइबर्स होंगे, बट अगर आप मुझे समझ चुके हैं कि ओशो को 3-4 साल से सुन रही हूँ, उनकी शिष्या हूँ, तो मेरी जो सोचने समझने की शक्ति है पहले से 10 गुना बढ़ी है। तो आप समझ लीजिए इस वीडियो में वो अंडरस्टैंडिंग, वो कॉन्शियसनेस का लेवल आपको दिखाई देगा, ये ज़रूर है। तो अगर आप चाहते हैं एडिटिंग के साथ बनाऊँ तो कहिएगा, मैं आर्टिफिशियल ज़्यादा हूँ नहीं, तो जैसा जितना रियल हो पाता है मैं वैसा डालने का ज़्यादा कोशिश करती हूँ, पर लोगों को आर्टिफिशियल चीज़ें पसंद हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जितनी बोरिंग रहे ना उतनी ही सही है। लाओ त्सो तो ऐसा ग्रंथ लिखता था, उसको कहते हैं कि अगर किसी को समझ में आ रहा है तो तब तक वो लिखता ही नहीं था, वो ऐसे लिखता था कि किसी को समझ में ना आए। वहीं पतंजलि ऐसे सूत्र लिखते हैं कि सब समझ सके, एक भोला आदमी भी समझ सके। तो अगर ऐसा, दोनों ही सही हैं अब अपनी अपनी जगह। तो अब मैं अपने ज्ञान को ना बताते हुए ध्रुव राठी की वीडियो के एक एक पार्ट को देखती हूँ। सबसे पहले उनका इंट्रो देखते हैं। तो एज अ नेहा क्रिएटिव फील्ड में एंड एज अ अनोखी नेहा, दोनों तरीके से देख लीजिएंगे। तो जब आप किसी मतलब ध्रुव राठी पे वीडियो क्यों बनाई, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि मतलब जिस तरीके के वीडियोस आध्यात्मिक गुरुओं पे हाँ रहते हैं ध्रुव राठी की वीडियोस में, जैसे कि उन्होंने एक पॉडकास्ट जैसा इंटरव्यू किया था आचार्य प्रशांत के साथ, ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें वो करते रहते हैं। तो अनोखी नेहा ऐसे सोचती है कि कभी ना कभी जैसे मुझे ज़रूरत पड़ी थी अपने आप की और अपने आप को खोने की, डिटैच होने की खुद को, तो कहीं ना कहीं यही भावना जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं दुनिया की नज़रों में, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से, तब आप नेक्स्ट चाहते हैं, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि शांति तो तब भी नहीं है। इंटरनल एन्जॉय, इंटरनल क्लियरिटी, आत्मबोध, वो कहीं ना कहीं आपको इनर वॉइस से कहीं ना कहीं से आ रही होती है एक आवाज़, जिसे हम दबाते भी हैं बहुत बार। तो सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि ओशो पे वीडियो बनाए, उसका ये हो सकता है कि इनर हैप्पीनेस। और वो दूसरा अनोखी नेहा को ये भी लगता है कि ओशो जैसे गुरु जो शताब्दियों में एक होते हैं, जो वास्तव में बहुत गहरी चिंतन और गहरी, तो पतंजलि योग सूत्र में 5वां सूत्र है। क्या सूत्र है कि मतलब सूत्र एग्जैक्टली 5वां नहीं, 6ठा सूत्र, 7वां सूत्र है। मतलब 5वें में ये बताया गया है कि कलिष्ट अक्लिष्ट टाइप की 5 वृत्तियाँ होती हैं। 6ठे में ये कहा है पतंजलि ने कि ये जो वृत्तियाँ हैं उनके नाम बताए हैं, ज्ञान, अज्ञान, कल्पना, स्मृति, निद्रा। और 7वें में उन्होंने बताया ज्ञान के 3 वो हैं, एक अनुभव, एक किताबें या जो भी शास्त्र हैं, और एक वो व्यक्ति जिनके पास है वो ज्ञान। तो कहीं ना कहीं आप ज्ञान ही चाहिए आपको, तो आप उनके पीछे जाएंगे। अब जब यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, अनुभव। तो अनुभव तो वो कर ही रहे हैं, ध्रुव राठी हो, मैं हूँ, आप हो, कुछ ना कुछ अनुभव कर रहे हैं। और अनुभव हम वो सब कुछ पा चुके हैं, क्योंकि ध्रुव राठी बीच वीडियो में जब बोलता है कि एलन मस्क भी अमीर है, बट वो भी इंटरनल इनसिक्योरिटी, लॉनलीनेस और पता नहीं क्या क्या से गुजर रहा है, वैसे ही ट्रम्प गुजर रहा है या तुलना से। तो वो कभी कभी अपन को वो पहुँचे बिना वहाँ का वो हो जाता है। तो शायद ध्रुव राठी को वो भी हो रहा है, इसलिए टॉपिक चुना गया हो ओशो। अब नेहा पे आते हैं। एज अ क्रिएटर नेहा ने 5 साल
काम किया है। तो यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन में ये माना जाता है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको 3 चीज़ें ECG पे काम करना होता है। ई मतलब एवरग्रीन टॉपिक, तो ओसो एवरग्रीन से भी ऑल टाइम एवरग्रीन टॉपिक है। दूसरा कंट्रोवर्शियल, तो ओसो से रिलेटेड बहुत कंट्रोवर्सी है, रिलेटेड टू डेथ, रिलेटेड टू सेक्स, रिलेटेड टू टीचिंग्स, रिलेटेड टू आश्रम्स, तो वो कंट्रोवर्शियल भी ऑल टाइम टॉपिक रहे हैं। थर्ड है ग्रोथ, तो जब माइंडसेट की बात आती है तो जितना ग्रो आपका माइंड ओसो करा सकते हैं उतना शायद कोई नहीं करा सकता, क्योंकि क्लियरिटी देते हैं माइंड सेट को, तो वो ग्रोथ होती है। बट ये तीनों का कॉम्बो अगर कहीं मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। और ये तीनों का कॉम्बो जो है ऑल टाइम ग्रेट कॉम्बो, वो ओसो है। ओसो को सबसे ज़्यादा सुना जाने वालों में से एक पर्सन माना जाता है, तो इस वजह से, और क्योंकि उनकी रियल वॉइस है तो बहुत लोग उनको सुनते हैं। एक तो नेहा का ये हो गया। अब दूसरा पर्सनल लाइफ में भी उनके बिजनेस है, तो अब उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस करना है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो जब वो उसको सुन रहे हैं या सीख रहे हैं तो उन पर वीडियोज़ बनाना आसान होता है, क्योंकि आप जो देखते हो आप वही वैसा ही कंटेंट पे बनाते हो, तो वो भी एक रीज़न है। एंड थर्ड जो रीज़न है बिजनेस, क्योंकि उन्होंने AI फेस्ता बनाया, AI फेस्ता में एक अवतार डाला है ओसो का, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अब उसके बारे में, उनके बारे में वीडियो भी बनाएं, उनके फैंस को पता चले कि AI फेस्ता में ओसो इंट्रोड्यूस हो गए हैं एज अ अवतार। तो अगर डाउनलोडिंग हो जाएगी 2 मिलियन में से भी 20 लाख लोगों ने, वो 10-50 हज़ार लोगों ने भी किया तो बहुत है। इतना सब्सक्रिप्शन ले लिया 1-2 लाख ने, अगर वो बस ऐसे ही यूज के लिए कर लिया, तो ये नेहा है। और अभी मैं बताऊंगी कि कुछ भी गलत नहीं है यहाँ पे, कि अपने ऐप का प्रमोशन एज अ नेहा भी गलत नहीं है, एज अ अनोखी नेहा भी गलत नहीं है, दोनों ही उसमें ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब बात करते हैं कि कंटेंट क्या है। तो पहले इंट्रो आता है, फिर बॉडी आता है, फिर कंक्लूजन आता है। ये नेहा बहुत टेक्निकल, मैकेनिकल, एफिशिएंट पर्सन है, और अनोखी नेहा बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग पर्सन, कॉन्शियसनेस से भरी हुई है। सो जो नेहा है उसके अकॉर्डिंग इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन यानी कि आउट्रो बताती हूँ। इंट्रो में देखिए सिंपल सबसे पहले, क्योंकि जब मैं 12 बजे वीडियो देखना स्टार्ट करा, 1 बजे मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गई लगभग, तो सबसे पहले इंट्रो में है कि यही वर्ड उन्होंने बोला है, जिस रीजन से वो वीडियो बना रहे हैं इन ओसो पे, वही उन्होंने एक तरीके से रिकॉर्ड करा है कि ओसो को केवल भारत में नहीं, इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा सुना जाता है। ये वर्ड यूज नहीं किया है, बट ये कहा है कि लोग बहुत मानते हैं ऐसा वैसा। फिर ये जैसे ही यहाँ पे एज अ नेहा क्रिएटर, तो ऐसे ही जैसे ये कि हाँ भारत का इंसान है, पूरे दुनिया में इनका दबदबा है, तो इंसान सुनना पसंद करता है। फिर जैसे ही वो एक कहने वाले होते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या ऑडियंस सोचती है कि चलो अब ओसो के बारे में पूरी लाइफ बताएंगे, जैसे बायोग्राफी होती है महात्मा गांधी की, इसकी उसकी, तो यहीं पे वो जो मिथ था, जो बिलीव था, उसको वो कर देते हैं वस्ट, और कह देते हैं ये बायोग्राफी नहीं होगी। तो अब ऑडियंस के मन में एज अ लिसनर्स, व्यूअर्स, हमारे मन में एक चीज़ चल रही होती है कि मतलब क्या वीडियो में होगा इसमें। तो फिर वो बोलते हैं कि एक क्वेश्चन ये भी है, यहाँ 4-6 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर को ये देखना पड़ता है कि स्टार्टिंग हुक से हो, फिर क्वेश्चन हो, डीप क्वेश्चन हो, इमोशनली ट्रिगर हो, एंड देन मतलब कि उसको लिंक किया जाए एक स्टोरी के साथ में, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, और फिर आंसर किया जाए पूरी वीडियो में। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बोला कि ना, अब क्वेश्चन कर रही है ऑडियंस कि बायोग्राफी क्यों नहीं है, बायोग्राफी के बारे में क्या क्यों नहीं है, ऐसे कैसे। तो तभी वो आंसर करते हैं कि बायोग्राफी नहीं है, एक बिलीफ सिस्टम पे वीडियो है पूरी की पूरी। तो फिर जब बिलीफ सिस्टम पे हैं, अब ऑडियंस तय है कि चलो बिलीफ सिस्टम पे, बट यहाँ से पहले वो ये बोल देते हैं कि बायोग्राफी क्यों नहीं। तो एक बसंत जोशी करके शायद नाम है, हाँ, कहा उन्होंने कि आत्मकथा या बायोग्राफी किसी की
क्या ही होगी, क्योंकि मैं कहाँ जन्मा, कहाँ किस तारीख में हुआ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं हूँ यही ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि बसंत जोशी लिख तो रहे हैं मेरी बायोग्राफी, बट वो आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा होंगी और आत्मकथा ना रह के ईगो कथा हो जाती है, एक इंसान की ईगो को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। एंड मेरा यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रिसर्च सही की गई है एंड दिस इज़ राइट कि किसी की बायोग्राफी, लेकिन इसके लिए अगर आप लोग ओशो को सच में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके बचपन के बारे में उनके मुँह ज़बानी सुनना चाहते हैं, सो स्वर्णिम या स्वर्णिम बचपन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, गोल्डन चाइल्डहुड, क्योंकि स्वर्णिम बचपन हिंदी में है और PDF जो कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन है। तो ये ओशो ने अपने बचपन से लेके अपनी पूरी स्टोरी बताई। तो जब जिस इंसान की है वही बोल रहा है तो सुनना अच्छी बात है। तो आप जाके और वो या तो मतलब कि YouTube पे सुन सकते हैं या PDF है अनोखी ने। अब यहाँ पे आप कहोगे कि मैं कोई सेलिंग नहीं है, पब्लिक डोमेन में ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, कोई फीस वीस नहीं है, जाके आप पढ़ सकते हो पूरा इनके बारे में, ओशो के बारे में। वो भी ओशो ने जो कहा है वो उसका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन है। हाँ, मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई थी, ओशो की लाइफ करके कुछ ऐसा है, प्लेलिस्ट है अनोखी नेहा यूट्यूब चैनल पे, तो वो भी अगर चेक करना चाहें, वो हिंदी में है, बट PDF को ही मैं पढ़ रही हूँ, तो आपको इंटरेस्टिंग लगे सो देख लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं। तो बायोग्राफी के बारे में ये है। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कि बिलीफ सिस्टम पे बात करेंगे। अब फिर उन्होंने तुरंत कह दिया ध्रुव राठी ने कि बिलीफ सिस्टम पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन बिलीफ सिस्टम ओशो का था ही नहीं, एंड ही इज़ राइट। एंड फिर उन्होंने बहुत सारे कोटेशन दिए एंड इंटरव्यूज़ के वीडियो क्लिप बताए कि जहाँ पे वो कह रहे हैं कि बिलीफ सिस्टम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, एंड बिलीव नहीं होता है, राइट, सही कह रहे हैं वो कि, लेकिन बिलीव वो इस पे कहते थे, अगर इनडायरेक्टली देखें, कि फ्रीडम फ्रॉम ऑल थिंग्स। आप फ्रीडम वर्ड के साथ में ओशो को अलाइन कर सकते हो अगर चाहो तो। फ्रीडम फ्रॉम योर ऑन वर्थ, योर ऑन अटैचमेंट, डिटैचमेंट, त्याग भी ईगो बन जाता है। तो ये आगे उन्होंने बताया बहुत अच्छे से, लेकिन तो वैसे उनके वो बिलीव नहीं कहते हैं किसी चीज़ में, लेकिन जो उनकी टीचिंग से वहाँ पे आपको हमेशा दिखाई देगा कि उनका बिलीव जो है वो है फ्रीडम में, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस में, अपने आप को जानने में, डिटैच होने में, अटैच होने में, अपने आप को स्वीकार करने में, और अपने आप को बस अपने आप को आनंदित रखने में, आगे आपको ये दिखाई देगा। सो ये जो है इंट्रो में वो बोल देते हैं। अब बिलीफ सिस्टम के बारे में बता के वो एक एक करके सारे बिलीफ सिस्टम पे बात करते हैं कि मतलब कि कौन कौन से बिलीफ सिस्टम वो, तो फिर वो कहते हैं ईगो के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं कि जो मतलब कि ईगो है ना, कि मैं कुछ हूँ, घर वाले सिखाते हैं बचपन से कि ये बनो वो बनो, तो ये जो ईगो है ना कुछ करने की, वो उसको कहते हैं कि आप कुछ नहीं, तो लोग प्रोग्राम होके आते हैं, और मैं डी प्रोग्राम करता हूँ। जब किसी ने उनसे पूछा कि आपका बिलीव क्या है, तो वो कहते हैं कि मैं डी प्रोग्राम करता हूँ, मतलब जो इनके बिलीव हैं उनको हटा देता हूँ, क्योंकि वो बचपन से जैसा शुद्ध जैसा था वो अब नहीं है, तो जितने इसके बिलीव हैं, जो कचरा है वो हटा देते हैं। एंड यही बात ध्रुव राठी बोलते हैं, यही बात ध्रुव राठी ने बोली थी, तो हाँ सही, एक बात भी सही। और यहाँ वो ओशो की एक स्टोरी को कोट करते हैं, और स्टोरी क्या है मैं बता देती हूँ एक बार। स्टोरी ये है कि एक चूहा और एक शेर था। चूहा एक दिन आया, एक चूहा, शेर और संत। सो संत बैठे थे, वो कर रहे थे ध्यान, एंड एक चूहा आया, वो उन्हें प्यारा लगा, उन्होंने उसको सहलाया और वो उनके साथ में रहने लगा। अब कुछ दिनों बाद वो चूहा जब गया तो एक छोटा सा बिल्ली आई, और उस चूहे को डर लगा और वो भाग के संत के पास गए। तो संत के पास पावर थी, उन्होंने उसको चूहे से बिल्ली बना दिया। अब जब बिल्ली बनाया तो
ठीक है, बन के और रहने लगी। कुछ दिनों के बाद में कुत्ते ने उस पर वो किया, तो अब उन्होंने उसको कुत्ता बना दिया। अब फिर कुत्ते के पीछे एक दिन शेर पड़ गया, तो अब उन्होंने उस कुत्ते को शेर बनाया। फिर वो शेर उन पे ही हमला करने लगा, तो उन्होंने उसको वापस से अपनी पावर से चूहा बना दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ईगो के मामले में स्टोरी ये है कि आप अटैच हो जाते हो रिश्तों के संबंध में कि ये मेरा है, इसको इतना 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 इतना, फिर वो वापस से उतना नहीं होता। तो डिटैच जो ईगो है कि ये मेरा है, वो मेरा है। और ये जब मैं अपनी स्टोरी के साथ, मैं भी यहाँ पे लिटरली ध्रुव राठी को थैंक यू बोलूँगी फॉर लाइफ। आई एम वेरी, मतलब मैं अब कुछ नहीं हूँ, मैं ये जानती हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरा बचपन का संस्कार है कि मेरे भाई बहन को मुझे सपोर्ट करना है, मुझे उनको केयर करना है। वो 20-20 साल के अब दोनों हो गए हैं, तो वैसे अब कायदे से मुझे उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, बट संस्कार ऐसा है, बार बार उनके मुंह में मैं गिर जाती हूँ। और ऐसे ही है कि वो मेरी बहन के बारे में कहूँ कि चूहे से थी, किसी से बोलना नहीं, दब के रहना। एंड जैसे बिल्ली आई थी, वैसे एक अय्यूब अली सर आया, उन्होंने कहा था मुझे कि ये सबसे बड़ी वो मतलब स्कूल टॉपर, और मेरी बहन को कहा था कि इंटरनेशनल गधी। तो मुझे बहुत बुरा लगा था, और मैंने उसको, फिर वैसी पावर तो नहीं थी मुझे कि मैं उसके हाथ फेरूं और वो चूहे से बिल्ली बन जाए, लेकिन मैंने उसको मतलब अपने जो मेरे पास में नॉलेज था, ज्ञान था, उससे मैंने 10th से उसको 12th में, क्योंकि उसकी 10th में सप्लीमेंट्री आई थी, 12th में अब फिर वो क्या हो गई, 12th में वो 75 लाई सप्लीमेंट्री से। एंड वो बॉय कटर छोटे छोटे, एंड आई ऑलवेज से यू आर ब्यूटीफुल। सो वो थोड़ी सी सुंदर भी हुई। उसके बाद में किसी ने कहा कि मुझे कहा कि तुम ये नहीं कर पा रही, तो मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ में ऐसा। तो अब क्या हुआ कि अब वो बिल्ली बन गई है, अब कुत्ते ने हमला किया एक तरीके से, वो हम पे हमला हुआ है उस पर। तो अब कि हाँ, यहाँ पे मुझे अपना नहीं कहना चाहिए, एक आंटी ने कुछ ऐसा बोला था कि वो ऐसा, तो फिर अब उसको कुत्ते से शेर बनाने की बात आई। शेर बनाना मतलब आज के टाइम पे अब वो शेर बना दिया है मैंने उसको, कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी जी सकती है, अपना ध्यान रख सकती है, सब कुछ। लेकिन अब वो मुझे ही अटैक करेगी नहीं, कर रही है। हाउ? नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे। मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स रन करती हूँ डिफरेंट, एंड आई एम नॉट दैट मच सक्सेस इन एनी वे। मैं किसी भी यूट्यूब पे उतना सक्सेसफुल नहीं। तो अब उसका मैंने चैनल ओपन किया, और मतलब कि जान लगाती हूँ मैं उसके चैनल पे वीडियोस को डालने में, सब कुछ करने। बट सीज जब मैं कहूँ उससे कि जब तुम बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाओ तो दूसरों को मदद करना, दूसरे पूछेंगे कि यूट्यूब पे कैसे गिरूँ, तो तुम उन्हें बता देना इजीली कि ऐसे ऐसे होते हैं, और दूसरों के लिए अच्छी भावना। या मैं कुछ भी उससे कहती हूँ कि मैं अब तुम लोगों से, क्योंकि वो मुझे गुस्से में बहुत कड़वा बोल देती है कि एंड एक ऐसा इंसान होना चाहिए, निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन साबन बिन पानी के निर्मल की नहीं सो। अगर वो ना हो तो मैं नहीं होती। 3 दिन पहले जो हमारे बीच घटना हुई, और उसने जब ये कहा कि आप 100 जगह मुँह मारोगी, आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे, तब मैंने 100 जगह मतलब 100 करियर में मुँह मारोगी तो कहीं नहीं पहुँच पाओगे, तब मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि क्या मुझे चाहिए रियल में। तो मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, अपने मुंह से, अपने आप से, अपने ज्ञान से, अपने संस्कारों से, अपनी हर एक चीज़ से, अपने कल से, अपने आज से, अपने दर्द से, अपने दवा से, अपने दुख से, अपने प्यार से, अपनी दुश्मनियों से, अपने सब से। तो वो उसका ही कर्म है वो। और मैंने उसको ये कहा, मैं दुनिया को जीत सकती हूँ बट मैं तुम्हें नहीं जीत सकती हूँ।
मैं दुनिया को हरा सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। तो शेर और संत की कहानी में जो शेर संत ने उस पर हाथ फेरा, वो फिर से चूहा बन गया ना। इन माई स्टोरी वो शेर शेर ही रहता है, बट इससे संत को सीख लेना चाहिए। इन माई स्टोरी आई नो दैट कि ये जो अटैचमेंट होती है ना किसी भी इंसान से, जैसे मुझे मेरे अपने भाई बहन से, भाई को हमेशा इतना वो किया सिखाने समझाने की कोशिश, एंड नाउ अगर वो कहता है कि नहीं नंबर 2 के काम किए जा सकते हैं, उसमें क्या ही प्रॉब्लम है। धर्मयुक्त तो धन गलत नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मैंने बचपन से एक ही कोशिश की थी, मुझे मतलब जो ध्रुव राठी ने स्टार्टिंग में कहा ना बनना है, तो मुझे लोगों ने वैसे तो वाइफ ही बनना होता है लड़कियों को, तो कुछ वैसा नहीं कहा, लेकिन एक चीज़ मैंने अपने आप को कही, किसी ने नहीं कही, मैंने अपने आप को कहा कि मुझे बेस्ट बेटी और बेस्ट बहन बनना है, और मैंने अपनी जान लगा दी। अभी मैं 26 साल की हो जाऊँगी अभी 25 दिसंबर को, लेकिन मैंने सिर्फ एक कोशिश की पिछले जन्मदिन तक। पिछले जन्मदिन से थोड़ा डिटेल छूना स्टार्ट हुई, लेकिन 25 साल की एज तक मैंने एक पल भी अपने बारे में सोचे बिना अपने भाई बहन को, अपनी माँ को आगे रखते हुए सब कुछ सोचा। ऐसा नहीं है कि मैंने ही सोचा, वो उन्होंने मुझसे ज़्यादा ऐसा सोचा कि अपने आप को पीछे करा। मेरी माँ ने और हम 3 भाई बहन के बारे में सोचा, मेरी बहन ने अपने बारे में बाद में सोचा, पहले मेरे और भाई के बारे में पहले सोचा, मेरी भाई ने अपने आप को पीछे हटाया, पहले मेरे बारे में। तो ऐसा नहीं है कि मैं महान हूँ, मेरे परिवार के हर सदस्य ने कहा, मेरे ही परिवार के नहीं, दुनिया के सारे परिवारों के लोग यही कहते हैं, अपने बारे में बाद में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में पहले सोचते हैं। और यहाँ पे वही वाली बात होती है कि वो चूहा होता है, जैसे कि मैं चूही थी, फिर मेरी मम्मा ने मुझे पिल्ला बनाया मतलब बिल्ली बनाया, फिर मैंने 12th पास किया तो मैं कुत्ता बन गई, फिर मैं कमाने लगी तो मैं शेर बन गई, और शेर बनने के बाद में मैं जिन्होंने मुझे सिखाया था मैं उन्हीं पे हावी हुई। एंड मेरी मम्मा भी ऐसे ही थी, एंड मेरा भाई भी ऐसे ही था। तो आप जब बचपन से ऐसे, तो बचपन में तो आप दमदार होते हो, जैसे थोड़े बड़े होते हो तो फिर आप चूहे बन जाते हो। तो ये प्रतीकात्मक कहानी है हर एक इंसान की, ना मेरी ना आपकी। ईच एंड एवरी पर्सन फिट इन दिस स्टोरी। वाई? बिकॉज डे 1 बी अ पिल्लिया। मैं जो कह रही हूँ कि मैंने अपनी बहन को चूहिया से शेर बनाया। सी ऑल्सो मेक मी एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि अधूरी बात रह जाएगी। मैं स्टार्टिंग में अफ्रेड, डरी सहमी हुई सी रहती थी। उसने मुझ पे बिलीव किया कि दीदी सब कर लेंगी। मतलब चूहा अगर सोचो ये बिलीव करे कि संत में पावर है मुझे चूहे से बिल्ली बनाने की, तब संत बना पाता है उसको बिल्ली से चूहा, चूहे से बिल्ली। तो मैं संत तो थी नहीं, संत की ना संत जितना ज्ञान था, तो उसके विश्वास से ही तो मैं संत बनी थी। तो अब उसको हक है कि वो आज मुझे डांटे, हक जताए, सब कुछ करे। फिर उसने ही मुझे और पावरफुल बनाया कि आप कर सकती हो, आप पे विश्वास है। आंखें बंद करके कोई आप पे विश्वास करे तो फिर क्या होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे अपने संबंधों से दूर चले जाना है, मुझे मुक्ति चाहिए अपने मुंह से, प्रेम से नहीं। मैं प्रेम करना चाहती हूँ उन्हें, शुद्धतम प्रेम, जहाँ मैं उनको कभी किसी काम के लिए नहीं रोकूं, मैं उनको कभी किसी चीज़ के लिए अब गाइड ना करूं। वो कहें कुछ पूछें तो बताऊं, लेकिन मैं बताऊं ये भी ज़रूरी ना हो, वो सुने ये भी ज़रूरी ना हो, सुने तो माने ही ये भी ज़रूरी ना हो, और ना सुने तो भी ज़रूरी ना हो कि वो सुने। और ये सब करते हुए ना मैं उन पे नैतिक दबाव बनाऊं कि तुमने नहीं सुना मतलब तुम गलत हो, या तुमने सुना और नहीं माना तो तुम गलत हो, या वो मुझे ना सुने तो इस तरीके का इस तरीके के उच्चतम आज़ाद स्वतंत्र रिश्ते मैं चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि बंधनहीन। मुक्ति का मतलब ये होता है कि मैं अब बहन ही नहीं चाहती। आई लव माई सिस्टर, बट जब भी वो जाने का कहीं बोलती है आई ऑलवेज से नो। अब मेरा भाई बोलता है कहीं नहीं जाना है, हम लोग अपने भाई को बोलते हैं इन दोस्तों के साथ नहीं जाना है, इन लड़कों के साथ नहीं रहना है, उसके साथ मत उठो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, वो काम मत करो। मुझे इससे आज़ादी चाहिए, मुझे इससे मुक्ति चाहिए। तो स्टोरी से आपने रिलेट किया होगा मे बी।
तो मुझे आज़ादी बस इससे चाहिए कि जो ये मेरी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि वो किसी के साथ घूमेगा और वो ख़राब हो जाएगा। कमल कीचड़ में ही खिलता है। और दूसरा बात, कमल कीचड़ में खिले ना खिले, हुआ है जब मुझे खुद का पता नहीं है, मैं मेरे भाई को सलाह देने वाली कौन होती है। और अगर वो मेरा भाई है तो जो जीन्स मेरे मम्मी पापा के मेरे अंदर हैं, या जो भी बौद्ध के और सबके, वो आए तो पीढ़ी दर पीढ़ी हैं, वो सो के भी हम में ही हैं। हम कौन से एक्टिव करते हैं डिपेंड करता है। तो अगर मेरा इनर ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ रहते ही हुए उस अवेयरनेस को पा सके, देन आई एम नथिंग। तो भी मुझे फिर जब मेरे अंदर काबिलियत ही नहीं है किसी को सलाह देने की, तो मैं किस आधार पे सलाहकार बनूं, मैं किस आधार पे उन्हें रोकूं, किसी को भी, माँ को, भाई को, बहन को, और वो मुझे किस आधार पे रोके, क्योंकि उनके पास भी सेम है, वो भी नहीं जानते खुद को। तो ये जो रोका टोकी वाला, क्योंकि हम चारों ओर साथ रहते हैं, एक दूसरे को रोकते हैं, टोकते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, जो सांसारिक प्यार है, वैसे ही एक सिंपल फैमिली है हमारी। बट नाउ आई वॉन्ट डीपर रिलेशनशिप, प्रेम। अभी हम मोह करते हैं जो पूरी दुनिया करे, मैं चाहती हूँ और गहरे रिश्ते। मैं अभी भी बनना नहीं चाहती हूँ आई एम बेस्ट सिस्टर, बेस्ट डॉटर, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे नंबर 1 बहन और सिस्टर बनना है। मैं अब ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे बस बहन बनना है। आई एम, अगर मैं सही हूँ तो मेरे द्वारा किया गया हर एक काम सही है। ओशो कहते हैं कि आप किसी को मारते भी हैं युद्ध में तो भी आप सही हैं अगर आप जागरूक हैं। तो मुझे वहाँ पहुँचना है, वहाँ जाने की अब मेरी यात्रा है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे अपने रिश्ते नहीं चाहिए, रिश्ते हों, प्रेम युक्त हों, बंधनहीन, जहाँ पे मैं उसको रोकूं ना, वो जो करे देखूं, बस देखूं साक्षी भाव से, ना रोकूं और ना कंट्रोल करूं। तो अगर ऐसा रिश्ता मेरा, और ऐसा रिश्ता हो सकता है मेरा मेरे भाई के साथ में, मेरी बहन के साथ में, मेरी माँ के साथ में, तो इसके लिए जो आसक्ति है भाई बहन के प्रेम में मेरे पास में, कि अगर मैंने उनको ये नहीं सिखाया तो अगर मैं हूँ उस लेवल पे, तो मेरे साथ रहते हुए ही उनमें भी एक ज्ञान, एक बोध आ जाएगा, मेरे अंदर आएगा और उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। इवन आज ओशो नहीं है, लेकिन जब मैं उनको पढ़ रही हूँ तो उनका ज्ञान मेरे अंदर ट्रांसमिट हो चुका है। उसके लिए मैं काम करूँ, लेकिन उनको उसका फल मिले, और ये संभव है। ऐसा लगता था कि वो प्रतीकात्मक चिन्ह है ना राधा कृष्ण, ये जो नया वाला बनाया है, वे छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं दो, कि राधा चल रही है, कृष्ण को दर्द हो रहा है, या कृष्ण चल रहे हैं, राधा को दर्द हो रहा है। ये प्रतीकात्मकता है, लेकिन ये सत्य है। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप किसी का दर्द ले सकते हैं और वो कर सकते हैं। तो अगर मैं परम ज्ञान को प्राप्त होती हूँ, या मैं कम से कम ज्ञान की यात्रा में जाती हूँ, तो इसका फल तो उन्हें भी मिलेगा ना। तो रिश्ते प्रेम युक्त चाहती हूँ, मोह नहीं, अटैचमेंट नहीं, कि कोई रोका टोकी नहीं, वास्तविक संबंध। तो आई होप कि स्टोरी का मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाई होंगी। फिर वो बताते हैं कि ईगो तुलना करना चाहता है, आपको जो भी मिल गया आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हो, आपको नेक्स्ट वन चाहिए, व्हाट नेक्स्ट। तो ऐसा करते करते आप, जैसे कि ट्रम्प का एग्जांपल देते हैं ध्रुव राठी की ट्रम्प ओबामा बनना चाहते हैं, ओबामा को वो मिला था पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, तो मुझे भी मिलना चाहिए। अब मैं यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, ट्रम्प को ओबामा ही क्यों बनना है? अभी इससे पहले जो बने थे, जो वो ऐसे थे, वो ब्लाइंड किंडल करके कौन था भी, ट्रम्प से पहले, मतलब ट्रम्प थे, फिर बीच में एक कोई आए, जो बाइडन। हाँ, बाइडन की तरह क्यों नहीं बनना है ट्रम्प को?
क्यों ओबामा की तरह ही बनना है ट्रम्प को? क्योंकि ओबामा में थोड़ी सी आध्यात्मिक यात्रा है, और जिसमें आध्यात्मिक शांति होती है, इंसान उसकी तरह बनना चाहता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। और जो जिसके लिए जितना दुर्लभ है, जो बाइडन बनना ट्रम्प के लिए आसान है, लेकिन ओबामा बनना कठिन है, क्योंकि ओबामा छोड़ना जानते हैं काफ़ी हद तक, वो सहानुभूति, करुणा काफ़ी हद तक जानते हैं, वो ट्रम्प के पास नहीं है। और जिसके पास जो नहीं होता है, प्रकृति गवाह है, इतिहास गवाह है। आपके पेरेंट्स में से जो नहीं है, आप उसको याद करते हो। आपके पास मोबाइल है लेकिन आईफोन नहीं है, तो आप आईफोन के लिए, जो आपके पास नहीं है वो उसके लिए तरसते हो। तो वो नोबेल पुरस्कार प्रतीक है। गहराई में अगर जाएंगे तो जो नोबेल पुरस्कार वजहों से मिला कि दो देशों के बीच में, तो तुम चालाकी के साथ सब कुछ चाहते हो। तो यही ध्रुव राठी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आप हो सकता है पैसा कमा लो तो आपके पास बुद्धि ना हो, बुद्धि कमा लो तो आपके पास प्रेम ना हो, प्रेम भी कमा लो तो आपके पास स्पिरिचुअलिटी ना हो। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो लोग आपको जीने नहीं देंगे, क्योंकि वो ये बात ओशो ने भी की है कि कोई अपने आप के सुखी होने से खुश नहीं है, कोई आपके दुख होने से खुशी है। जब आप दुखी होते हो तो वो सहानुभूति देते हैं, लेकिन जब आप घर बनवाते हो, जब आप अमीर होते हो, आनंद होते हो, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, लेकिन सबको वो दे देना जो वो चाहता है। वो भी तो यही चाहता है ना, हेल्थ वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी, उसको वो ज्ञान दे देना, वहाँ तक की पहुँच की सीढ़ी दे देना। मेरे पास है, मैं सबको दे सकती हूँ। तो मेरे परिवार में, या जिनके पास, मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरे पूरे रिलेटिव्स को, मेरे पूरी फैमिली सर्कल्स को, पूरे देश को, पूरे विश्व को, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम मेरे पास सबके लिए है। क्योंकि जब आप वास्तविक अध्ययन करते हैं तो आप ये नहीं कहते हो कि उसने मेरे आइडिया चुरा लिया, नहीं, आपके पास 100 और ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिससे आप सामने वाले का अपना या किसी का भी बेहतर कर सकते हो। तो ट्रम्प प्रतीकात्मक रूप से ओबामा को चाहते हैं। पता था कि लड़कियों को, औरतों के बुद्ध दुर्लभ है, लेकिन बुद्ध की तरफ आकर्षण था। मुझे अभी हो या ना हो, लेकिन किसी को भी वही इंसान प्रेम में चाहिए, वही पोजीशन वेल्थ में चाहिए जो दुर्लभ हो, लेकिन एट द सेम टाइम जिसमें आध्यात्मिक अगर शांति हो, आध्यात्मिक आनंद हो, परमानंद हो, सत्य हो, भले पूरी तरह सत्य ना हो लेकिन उससे ज़्यादा सत्य हो, वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। और प्रेम में अगर दो लोग ऐसे हैं तो वही जुड़ पाते हैं। प्रेम के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है तो मैं नहीं टच कर रही हूँ, बाकी प्रेम का मुद्दा बहुत बहुत बेहतरीन है, लेना चाहिए। तो नेपोलियन हिल का भी बताते हैं तुलना करना कि उसकी हाइट थोड़ी सी कम थी, वैसे हाइट ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी कम थी, तो उसको प्रॉब्लम था। और कार्टून्स में ब्रिटेन वो के कुछ लोग बना रहे थे तो इससे उसको प्रॉब्लम था। तो आपका ईगो कभी पुश नहीं होता है, लेकिन आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप ये पूरी शरीर हैं, ये हाथ में हूँ या ये छाती में हूँ या ये फेस में हूँ या ये पाँव में हूँ। लोग कहते हैं रेप कर दिया, वो खराब था। किसका रेप हुआ, किसने किया? आप शरीर हो, आप हो क्या? आप आपके प्राइवेट पार्ट हो, आपकी आँखें हो, या चलिए अंदर वाले देख लेते हैं, आप फेफड़े हो, आप अपने किडनी हो, आप हार्ट हो, आप माइंड हो, आप क्या हो? इनमें से कहाँ? क्योंकि ये सब कुछ रिफ्लेश हो सकता है। आपने आत्मा को देखा नहीं है, आप कहो आत्मा हो, तो आप आत्मा कैसी होती है? और कहूँ तो आप निर्विकार, विकार नहीं है, आकार नहीं है आपका, प्रकार नहीं है आपका, आप महसूस नहीं किए जा सकते, जल नहीं सकते, कट नहीं सकते, तो आपका रेप हो सकता है। कोई आपको मार सकता है आतंकवादी हमलों में, कोई आपको जला सकता है, कोई आपको ताना मार सकता है। तो इस सवाल और इन सवालों की गहराई और इन सवालों का जवाब आपको तब मिलता है आप जब खुद से खुद में खुद के लिए उतरते हैं, क्योंकि इंडिविजुअलिटी की वो होती है, नेशनलिटी कुछ नहीं होती है यहाँ पे। तो ये सब कुछ वो बताते हैं, एलन मस्क का ट्रॉमा बताते हैं। मैंने भी पहले $10 ट्रिलियन कंपनी बनाने का एक वो रखा था, पूरा स्ट्रेटजी बन गई थी, उसी पे जाने वाली थी।
एलन मस्क का एक निखिल कामत के साथ में इंटरव्यू देखा, पूरा भी नहीं देख पाई मैं। एंड आई डोंट वांट टू मेक एलन मस्क, बट आई वांट टू मेक लाइक अ बुद्धा, नॉट कि स्पिरिचुअलिटी और एक जगह बैठ के स्पीचेस देना ना, जो मेरा दिल करे गीत गाने का, मेरा करे दिल नृत्य करने का। तो मैं ना सोचूं कि मेरे रिलेटिव्स क्या सोचें, ना सोचूं, और मैं जीऊँ वैसे, मैं आँखें वैसी करूँ, मैं कान वैसे करूँ, मैं सब वैसा करूँ जैसा मैं चाहती हूँ, जैसी मेरी नियति है, जैसे मेरा आंतरिक स्वभाव है। और ये संभव कब है? ये संभव तब है जब आप अपने आप को जानने की अपनी यात्रा में उतरते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, लेकिन क्या करूँ कि जब आप में वास्तविक ज्ञान नहीं होता है ना, तो अधजल गगरी छलकत जाने वाली कहानी होती है। तो क्योंकि मैं अभी शांत, मतलब आनंद और शून्य के बीच में हूँ, मैं आनंदित हूँ लेकिन परमानंद नहीं मुझे महसूस हुआ, मतलब महसूस हुआ क्षणिक, बहुत क्षणिक। तो इस वजह से आप ये सोचो कि मैं बहुत जल्दी इसलिए बोलती हूँ, जब आपको ज्ञान हो जाता है, आप काम हो जाते हो, आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। आई एम नॉट 100% सेटिस्फाइड, 90% के अराउंड हूँ सेटिस्फाइड। क्योंकि और मेरी बहन ने एक लाइन और बोली थी जब 3-4 दिन पहले, कि क्या वो लाइन बोली थी, हाँ, मैं आपको इतना मजबूर कर दूंगी कि आपका जी भर जाए हमसे, आप डिटैच हो जाओ। एंड सी इज़ अ रियल क्वीन ऑफ माई लाइफ। मेरा भाई, मेरी बहन इस जाने अनजाने में मुझे आत्म विकास की यात्रा में बहुत मदद करते हैं, और वो बहुत खुश भी होते हैं। मेरी बहन को मेरे ऊपर गर्व जो है वो इसी बात का है कि मेरी बहन को बहुत ज्ञान है। मैं गर्व उससे छीन लूँ ना तो वो मर जाए अभी, लेकिन मैं छीनना नहीं चाहती क्योंकि वो अभी नहीं, लेकिन एक दिन वो भी मैं करूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ ना कि वो भी ज्ञानी हो, वो भी सत्य तक पहुँचे। और मैं चाहती हूँ कि मैं मेहनत करूँ, ट्रांसमिट कर दूँ, एंड ट्रांसमिट हो ही जाएगा, क्योंकि आप जिससे इतने ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं तो वो संभव है। अब बात आती है कि जब वो कहते हैं कि अब आपको ये सब बातें सुन के पता चल गया होगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने नेपोलियन हिल की ग्रो रिच पढ़ी है केवल, या मतलब मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी है, या रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, या मैंने लॉ ऑफ इमोशन पढ़ी है, सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा है। हाँ, ये सब कुछ बुक्स पढ़ी हैं और बहुत बहुत ग्रेट राइटर्स ने लिखी हैं, ऑल टाइम बेस्ट सेलर्स रहे हैं। बट इनमें से किसी बुक ने ये जितने भी क्वेश्चन किए वहाँ तक मुझे नहीं भेजा है। क्वेश्चन तो हैं आज मेरे पास सही। जब आपके पास सही सवाल होते हैं तो सही जवाबों तक भी आप एक दिन पहुँच जाते हैं। सही सवाल होना इस बात का सबूत है कि आप सही रास्ते पे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिन भैया की उन्होंने बात की है कि विजेता दैया करके जो है उनके पास नॉलेज नहीं है, उन्होंने उस बुक को प्रमोट किया है किसी को। लेकिन मैं कहूँगी आप उनकी बुक बाद में पढ़िएगा, पहले आप पतंजलि योग सूत्र 195 सूत्र हैं। 195 ऐसे सूत्र हैं, वो ये नहीं है कि आपको प्रिपेयर्ड होना है, नो, यू आर अ किड। मैं जाके पतंजलि के शरण में हो गई कि भाई साहब हमें कुछ नहीं आता है, आई एम नथिंग, मैं तो स्टूपिड हूँ, मैं बाहियात हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं गलत हूँ, मैं असक्त हूँ, मैं सीमित हूँ, मैं असफल हूँ, मैं अचल हूँ, मैं असतत हूँ मैं। फिर पतंजलि ने मुझे सतत बना दिया, सचल बना दिया, समृद्धि बना दिया, सफल बना दिया, सुनिधि बना दिया, सुपात्र बना दिया। आप पात्रता नहीं चाहिए किसी भी तरीके की, किसी और के लिए पात्रता चाहिए। जैसे अष्टावक्र गीता में जनक के पास पात्रता है, प्री नॉलेज है, प्री मैच्योरिटी है। पतंजलि योग सूत्र में आप बिल्कुल मैच्योर नहीं है, लेकिन आप बस सरेंडर हो जाएं, मतलब पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा के साथ में जो वो कह रहे हैं उसको चलें,
तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। 195 सूत्र हैं, अथ योग अनुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और एक एक सूत्र आपको वहाँ पे पहुँचा देगा। और अगर आप वैसे नहीं होगा, आप एक बार पढ़ने से हो भी सकता है समझ में आए, 2 बार सुनने से नहीं आए समझ में, लेकिन ज़िंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ईगो वीगो तो आसपास भी नहीं भटकेगा। ये तो बहुत 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 तुच्छ, बहुत छोटी चीज़ें हो जाती हैं जब आप रियल में ज्ञान में उतरते हो। ईगो जैसी चीज़ तो एग्जिस्ट भी नहीं करती है आपके लिए, क्योंकि दूसरे और आपके बीच का भेद गिर जाता है, दूसरे और आपके बीच का कंपटीशन, दूसरे और आपकी विद्या क्योंकि आपको समझ में आ जाती है। आपको इतना तो मतलब बेयर मिनिमम होता है जब आप आत्मविकास की यात्रा में होता है। तो ईगो वेगो जैसी तो चीज़ें तो बहुत दूर होती है। और जब क्योंकि आप सत्य होते हो ना, तो आपके द्वारा किया गया सब कुछ सही है। तो ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद में वो एग्जाम्पल जो वो देते हैं, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, हज़ारों। आप उपनिषद गंगा करके एक सीरीज़ है यूट्यूब पर, टीवी की सीरीज़ है, काफ़ी पुरानी सीरीज़ है, एक बार ज़रा देखिए। 60 मतलब 55 प्लस कुछ उसमें एपिसोड हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब चारों को साथ बताए हैं। क्यों ये ऐसे ही क्रम में बताए हैं? क्यों भारतीय दर्शन ने पहले धर्म को रखा है? धर्मयुक्त धन, धर्मयुक्त काम वासना, सेक्स, धर्मयुक्त सब कुछ सही होता है, आप कुछ भी काम कर लें। और अधर्मयुक्त, अब धर्म क्या है? यही विडम्बना है। तो इन सब पे बहुत गहराई से एक एक पे मैं बहुत बहुत गहरा ले जाना चाहती हूँ अनोखे नेहा चैनल पे। और मैं तो कौन ही होती हूँ, आप जाइए ओशो के साथ में, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो मैंने कहा ना, अगर आपको सच में अपने आप को जानना है ना, आपको AI फेस्ता की ज़रूरत है, ना आपको इन भैया की बुक की ज़रूरत है। हाँ, यू कैन दोनों कर सकते हो, योर चॉइस। यू रियली नीड योर सेल्फ। पेज टू पेज आप अष्टावक्र गीता पढ़ लीजिए, पढ़ मत लीजिए, उसको जियो, अनुभव करो, मानो मत। वो सो कहते हैं जानो जानो जानो। किसी का अनुभव नहीं सुनना होता है, आपको अपना अनुभव, अपने आप को जानना होता है। और अपने आप को जानने की जो यात्रा है, वो सो ऐसे नहीं है कि भटके नहीं है। स्वर्णिम बचपन में जब वो उनका PDF पढ़ रही थी, वो बहुत भटके हैं, वो बहुत सालों तक कि सत्य क्या है। एक टाइम था वो किसी पे विश्वास नहीं कर पाते थे, वो हर चीज़ पे इतना सवाल इतना जवाब कि उन्हें ये भी संदेह था कि ये मेरे ही पिता हैं क्योंकि वो हर चीज़ को क्वेश्चन की नज़र से देख रहे थे। बट जब आप सवाल करते हैं और सही सवाल करते हैं, और गलत भी हों, लेकिन गलत सवाल ये है कि आप कोशिश कर रहे हो, गलत सवालों से आप सही सवालों तक जाते हो, सही सवालों से आप जवाबों तक जाते हो, और जवाबों से आप शून्य तक जाते हो। आपके पास में कोई सवाल ही नहीं बचता एक टाइम के बाद में। मेरे पास तो अभी बहुत ज़्यादा सवाल है, क्योंकि मैं अभी वहाँ पे पहुँची ही नहीं हूँ जहाँ पे मुझे पहुँचना है, या कोई भी पहुँचना चाहता है इस यात्रा में जो भी होता है, मैं नहीं पहुँची हूँ। तो इस वजह से अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए जो मैंने बताया। और वो कहते हैं, ओशो नहीं, ध्रुव राठी की सेल्फ अवेयरनेस की बात सबसे ज़्यादा कहते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति हो या ए हो, तो हाँ बिल्कुल कहते हैं। लेकिन यहीं पे जो एग्जैक्टली वर्ड यूज़ करते हैं कि देखो भैया, मैंने ऑडियंस से कहते हैं कि देखो मैंने आपको कहा था कि आज क्यों लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, क्योंकि वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो सोशल मीडिया चला रहे हैं, इसलिए वहाँ पे शॉपिंग का टैब हो, बस शॉपिंग कर ले रहे हैं। क्या सेल्फ अवेयर आदमी कपड़ा नहीं पहनता? क्या सेल्फ अवेयर आदमी मनोरंजन नहीं करता? क्या सेल्फ अवेयर इंसान को हक नहीं है ये सब कुछ करने का? नहीं, ओशो ऐसे नहीं है। ओशो के पास खुद 93 रॉयल्स रॉयस थी। वो कभी गरीबी को वो नहीं, गरीबी तो उनके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा अधर्म है। और रही बात क्लाइमेट चेंज की और सारी चीज़ों की, तो वैसे तो हाँ, आधुनिक जो इंसान है वो बहुत गलत कर रहा है, लेकिन एक दो इंसान की नहीं है। आपकी जो वीडियो है वो भी तो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे तक आ रही है। आप भी तो सोशल मीडिया पे जो अपना ऐप है वो भी हम शॉप ही कर रहे हैं।
वो भी ऑनलाइन शॉपिंग ही है ना, क्योंकि वो अगर ऑफलाइन जाता तो कोई टीचर हमें देता, बट आप दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक आपके लिए मेरा मैसेज है कि ऊपर से नहीं सर, अगर ध्रुव राठी आपको वास्तव में ओशो को जानना है तो एक बार पूरी अष्टावक्र गीता, आपने कहा ना कि आपने विजेता दहिया की पेज टू पेज 430 या कितने पेज पढ़े, एक बार, सिर्फ एक बार अष्टावक्र गीता, भागवत गीता, पतंजलि योग सूत्र, कबीर, नानक, इनको पेज बाय पेज पढ़ना नहीं है, इनको ओशो की ऑडियो में सुन लीजिए 30 के अराउंड है अष्टावक्र गीता के और भागवत गीता के भी। उसके बाद में आप वीडियो एक बार फिर से बनाइएगा। और फिर मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने अच्छी वीडियो, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन फिर आप अपनी ये वीडियो देखिएगा और आफ्टर दिस वाली वीडियो देखिएगा, एंड आप में जो सेल्फ अवेयरनेस का स्तर होगा, आप में जो सेल्फ क्लैरिटी होगी, आप मीनिंगलेस भी आप जो भी महसूस करेंगे फिर बताइएगा ज़रूर। लेकिन ओशो को वास्तव में एक बार रिसर्च से वीडियो मत बनाइए, एक बार वास्तव में ओशो को पढ़िए खुद प्रैक्टिकली, और उनके कोट्स को डिकोड मत कीजिए। मैं ये समझ रही हूँ कि आप ओशो को सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही थी, लेकिन पैटर्न में नहीं था। तो कई बार क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट देता कोई कुछ है और हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, और ऐसा बहुत होता है। तो जब आप बिल्कुल जीरो से लेके और कोई भी एक प्रवचन श्रृंखला जीरो से उठाते हैं और लास्ट तक जाते हैं, फिर जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस ओशो पे होती है वो अनबीटेबल होती है। आप संसार की, आपके जो भी AI फैसला में आपके पास में इतने सारे आइडियाज़ होंगे कि आपका ऐप बूम करेगा, आप बूम करोगे, आप हेल्थ में भी अच्छे होंगे, वेल्थ में भी अच्छे होंगे, रिलेशनशिप भी आपके अच्छे होंगे, आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो भी अच्छा होगा, और कोई आपको मारेगा भी नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि मौत आपकी या किसी की नहीं हो सकती है कुछ भी। तो एक बार आप खुद से जो मैंने एग्जैक्टली लिखा था वो एक बार पढ़ के सुना दूँ। ओशो कहते हैं जागरूक होकर, तो जो आपने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, तो मैंने उस पर लिखा था कि ओशो कहते हैं जागरूक होकर सेल्फ अवेयरनेस के साथ आप कुछ भी करते हैं वो सही है। तो अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वो अपने आप में सही या गलत नहीं है। आप अंदर जैसे होंगे आपका बाह्य संसार भी वैसा होगा। और दूसरा ये समझना पड़ेगा कि आज आप भी सोशल और ऑनलाइन, मतलब आपकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे है और आप भी ऐप जो दे रहे हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग ही है। तो अब आप भी तो प्रमोट कर रहे हैं ना, तो प्रमोट करना एक गलत नहीं है, बात है कि आप कितने अवेयर हैं। और इसके लिए ओशो ने गहराई से भारतीय ज्ञान परंपरा के सभी दर्शन, योग सूत्र, बौद्ध और विश्व ज्ञान, लाओ त्सो, रूमी, मोहम्मद और पूरे बहुत सारे नाम हैं, गहराई से उन पर चर्चा की है। मैंने कुछ का अध्ययन करके वीडियोस बनाए हैं और कुछ और पर वीडियोस बनाऊंगी। मैं कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि मुझे परम सत्य आत्मबोध है, नहीं, मुझे आत्मबोध बिल्कुल भी नहीं है। अभी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं जीरो हूँ, और जीरो से भी कुछ और हो सकता है और माइनस में हो सकता है, तो वहाँ पे हूँ मैं। और इससे तो मैं आपको सलाह देने वाली भी कोई नहीं होती। आई जस्ट रिक्वेस्ट, निवेदन है, सभी नम्र निवेदन है कि एक बार आप ओशो की रियल टीचिंग्स को और पूरा प्रवचन श्रृंखला के शून्य से लेके, बिना स्क्रिप्ट किए, बिना 2x की स्पीड किए, उसी पॉज पे, उसी पेस पे, उसी अर्थ के साथ में कोई एक प्रवचन श्रृंखला को पूरा देख लीजिए, जैसे आप वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वैसे। फिर आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, जस्ट एक्सपीरियंस वीडियोस बनाइएगा, बिलीफ सिस्टम वाली वीडियो नहीं, रिक्वेस्ट, निवेदन। बट मैं ये जानती हूँ कि मैं कौन हूँ,
नहीं हूँ, ये जानती हूँ मैं। और सेल्फ डिस्कवरी की इस यात्रा में मैं अभी क्रिया योग में हूँ, योग कर रही हूँ, स्वाध्याय कर रही हूँ। और एक होता है कि मतलब भक्ति करना, एक तरीके से परमात्मा में खुद को लीन कर दें, तो वो भी थोड़ा सा कर रही हूँ। और इसके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, लाइव बनाती हूँ, क्योंकि शायद लाइव इसलिए बनाती हूँ मुझे लगता है क्योंकि मुझे डर लगता है कि मतलब जो मुझे समझ आ रहा है ना वो मैं अकेले झेल नहीं पाऊँगी। और वो तो कोई सुने भी ना तो कम से कम मुझे ये होता है कि मैंने बोल दिया ना, तो एक तरीके से वो निकल जाता है, क्योंकि इतना नहीं रख सकती हूँ मैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति बहुत बोलते थे, तो वो एक चीज़ ज़रूरी थी कि वो बोलते, मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आपको सुनना है, मैं बोलता हूँ क्योंकि आपने जब कोई खूबसूरत चीज़ देखी है तो आप बताते हो ना कि देखो ये सुंदर चीज़ है। आप बिना बताए नहीं रह। वैसे ही जब आप कुछ बहुत सुंदर जान लेते हो, बहुत परम जानने की कोशिश भी कर रहे होते हो, तो आप चाहते हो कि किस किस को आप वो बता दो बात। तो बस मेरा वही हाल है कुछ। और मेरे डैडी की डेथ कुछ ऐसी हुई थी कि वो अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे थे, वो वापस नहीं आए थे। सो मे बी मेरी फैमिली को इस वजह से डर है, तो वो भी पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन मेरी मम्मा में बहुत हिम्मत है। मैं जो भी करूँ वो हर चीज़ में मेरी साथ देती है। तो आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई, ऐसे मम्मी पापा के यहाँ पैदा हुई। बाकी जो ख़राब से ख़राब दुनिया का आदमी है, उसके जीन्स भी मेरे जीन्स से मिलते हैं। एंड क्योंकि एट द एनर्जी लेवल, वो अभी मैं बोलूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। ओशो बिल्कुल नहीं कहते कि संसार को छोड़कर सन्यासी बनो, बुद्ध की तरह जंगल में जाओ, प्रवचन दो। ओशो ये नहीं कहते हैं। वो ये भी नहीं कहते कि व्यापार नहीं करो, प्रेम नहीं करो, सेक्स नहीं करो, मनोरंजन नहीं करो, गीत नहीं गाओ, शराब मत पियो। वो तो कहते हैं शराब भी पियो, जो करना है करो, लेकिन जागरूक होकर, होश में, ध्यानपूर्वक। वो कहते हैं जो तुम्हारी वास्तविक नियति है वो सब करो, पर जागरूकता के साथ। एक जागा हुआ व्यक्ति जो भी करता है वही ध्यान है, वही उसका सत्य है, वही परमानंद है। और एक यही ओशो की नहीं, मतलब मुझे ये वीडियो देख के फील हुआ इंस्टेंट कि इस वीडियो में उन्हें ये सब बता देना चाहिए था, ताकि ओशो के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जाने। ओशो को इतने जल्दी नहीं बताया जा सकता। इस वीडियो की वजह से डिकोड कर रही हूँ। ओशो को डिकोड करना इट्स इम्पॉसिबल अभी के टाइम पे मुझे। इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ओशो और मैं एट द एनर्जी लेवल तो सेम ही है। तो अगर मैं वाइब्रेट कर रही हूँ सो एक सेकेंड में संबोधि घटित हो सकते हो, मुझे पूरा ज्ञान हो सकता है, बट इट्स अ रेयरेस्ट केस। सो अभी मैं उस पर जो असंभव है उसके बारे में क्यों बात करूँ, जो प्रैक्टिकली भी नहीं, बट होने को कुछ भी हो सकता है। मुझे भी ज्ञान हो सकता है, मैं भी परमानंद परम सत्य तक आज अभी इसी क्षण पहुँच सकती हूँ। और अष्टावक्र तो यही कहते हैं, कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत, तुम इसी क्षण हो गया तुम्हारा संबोधि। लेकिन वो मुझे महसूस नहीं हुआ ना, वो सिर्फ मैंने सुना है अष्टावक्र गीता में ओशो से। तो अभी मुझे महसूस होगा जिस दिन शायद मैं बोलना छोड़ दूँ, या ओशो कहते हैं ऐसा जरूर नहीं, क्योंकि एक इंसान को संबोधि प्राप्त हुई, वो बुद्ध हुआ, तो बस वो हंसता था, जैसे बाजार में गया हा 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 करके हंसा, उसको देख के सब लोग हंसते थे, बिना वजह वो हंसना स्टार्ट, और देखते ही देखते पूरा बाजार के बाजार, शहर के शहर हंसने लगते। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी चेंज करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि जैसे कि कई लोग नहीं, विकास दिव्य कीर्ति सर का मैं एक वीडियो देख रही थी कि वो कहते हैं कि दर्शन पढ़ने के बाद में आप मतलब खुश नहीं रह सकते, आप प्रेमिका को ऐसे प्रपोज नहीं कर सकते, ये उनका लिमिटिंग बिलीव है। ओशो क्या मतलब कि दर्शन मतलब अच्छे खासे फिलॉसफर, साथ में एट द सेम टाइम वो परम बुद्धि को भी प्राप्त है, मतलब उन्हें परम सत्य मिला था ऐसा उन्हें भी लगता है और है भी। तो फिर ये मतलब ही नहीं होता है। और या वो हंस रहे थे एक बुद्ध भिक्षु, तो ये मैटर नहीं करता ये आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये सबका अपना अपना है कि वो जैसा जीवन जी रहा है वैसे ही जिया हो सकता है, लेकिन जीने उसका इंटरनल बिहेवियर, इंटरनल क्लियरिटी चेंज हो जाती है। सो
कुछ भी हो सकता है है ना। तो मैं क्या कह रही थी, एक जागा हुआ व्यक्ति जो भी करता है वही ध्यान है, वही उसका सत्य है, वही परमानंद है और वही परमात्मा है। और एक अज्ञान सोया हुआ इंसान, चाहे सन्यासी हो जाए, चाहे दुनिया का सबसे धनी दानी बन जाए, ज्ञानी हो, आध्यात्मिक संत हो, प्रेमी हो, कवि हो, कलाकार हो, सामाजिक सुधारक हो, या कुछ भी हो, बड़े से बड़ा उसको पद, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब कुछ हो, वो सब गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो असहजता के साथ किया गया होगा, क्योंकि वो जागरूक नहीं है, वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, सेल्फ अवेयर नहीं है। वो बाहर से दिखाएगा कि वो सब जानता है, उसने परमात्मा को जान लिया है, उसने स्वयं को जाना है, बट उसकी नियति ढोंग की होगी, ठगने की होगी, धोखा देने की होगी, दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी, खुद से भी बेईमानी और धोखे चालाकी की आदत होगी। और धोखा और चालाकी के साथ किया गया कोई भी काम, पुण्य ही क्यों ना हो वो काम, वो खुद के साथ या दूसरों के साथ बेईमानी ही करेगा एट द एंड, नॉट कॉन्शियसली बट इनडायरेक्टली और अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, क्योंकि वो जागा हुआ नहीं है ना। और सोया हुआ आदमी के काम भी सोए हुए ही रहते हैं। सोए हुए आदमी का सब कुछ असहज होता है, जागे हुए आदमी में सहजता होती है। वो शरीर को नहीं मानता है तो वो बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत आगे तक पहुंच जाता है। वो इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और जागरूकता, बोध, सत्य, समाधि, इनको पाने का सबका मार्ग अलग अलग होगा, क्योंकि सब अलग हैं। बट जैसे पेड़ का हर पत्ता, शाखा भिन्न होते हुए भी एक ही पेड़ का हिस्सा होती हैं, वैसे ही हर इंसान भिन्न होते हुए भी उस परमात्मा, परमपिता का हिस्सा है, उसका अंश है हर इंसान में। और हर इंसान परमात्मा में है। जैसे समुद्र में जल है और बूंद में भी जल है, बूंद भी जल है, समुद्र भी जल है, तो वैसे ही इंसान भी परमात्मा है, संसार भी परमात्मा है, परमात्मा ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ही इंसान में, आम ब्रह्मास में। तो जीवात्मा परमात्मा है, परमात्मा जीवात्मा है। और हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो, तो इन सब का क्या फ़ायदा है, क्यों ये ज़रूरी है। तो आउटरो में जो वो बोलते हैं ध्रुव राठी के ले लेना, मैं वो तो नहीं कहूँगी। मैं ये कहूँगी कि वास्तव में एक बार ओशो को, अपने आप को सरेंडर करके ओशो को सुन लो, अपने आप को सरेंडर कर दो, अपना पुराना पूरा ज्ञान झोंक दो, अपना पुराना पूरे पैटर्न, अपने पुराने पूरे संस्कार, बिहेवियर, शिक्षा अशिक्षा, कुरीतियाँ, डर, सत्य असत्य, सफलता असफलता, अचीवमेंट, सब कुछ झोंक के, और फिर एक बार पूरी न्यू बॉर्न बेबी की तरह, एक जन्म होता है जब मम्मी पापा जन्म देते हैं, एक जन्म होता है जब सदगुरु जन्म देता है। और सिखाना बहुत आसान है, कह देना कि ये किसी को सलाह देना कितना ये कर लेना, बट सीखने की जो स्वीकारता है कि मैं आई एम नथिंग, आई एम रेडी टू लर्न, ये बहुत हार्ड है। अष्टावक्र गीता के जो उनकी ही सीरीज़ है, मतलब ओशो की सीरीज़ है, उस सीरीज़ की 11 वीडियो में वो ये कहते हैं, मतलब 10वीं वीडियो में वो एक सूत्र बताते हैं, 11वीं या 12वीं वीडियो में फिर बोलते हैं कि किसी ने उनसे पूछा कि गुरु से कैसे मिले शिष्य को क्या करना चाहिए गुरु से मिलने के लिए, तो वो बताते हैं कि उधर वो ये बात कहते हैं कि सीखने की जो चाह है वो बहुत कम आती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के 4 पुरुषार्थ हैं, उनमें भी मैंने उपनिषद गंगा में देखा कि पहला जो है वो है मतलब कि धर्म। क्यों धर्म ही पहले है, फिर अर्थ है, फिर काम, क्योंकि धर्मयुक्त अगर आपको धर्म पता है तो आप जो भी अर्थ अर्न करोगे वो सब वाजिब है, वो सब सही है। और अगर आप धर्म नहीं जानते, क्योंकि अभी और रिलेवेंस क्यों हो गया है भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय इंडियन नॉलेज का,
क्योंकि अब छोटे छोटे से बच्चे कमाने में लग गए। अब वो सोचते हैं यही तो चाहिए, यही तो अल्टीमेट ट्रुथ है। ही और सी इज़ नॉट डूइंग गुड बिकॉज इसलिए नहीं, पैसा अब नहीं, पैसा हमें देना ही पड़ेगा, गरीबी से बड़ा कोई अपराध नहीं है, तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन जैसे 24 घंटे होते हैं दिन के, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले ब्रह्माश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है और फिर सन्यासी आश्रम। मैं कहती हूँ आप उस एज तक का आप में अब आप में क्या नहीं है, अब आप में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है कि मैं 20-25 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन करूँ, 20-25 साल में गृहस्थ जीवन जीऊँ, 20-25 साल में वानप्रस्थ जीऊँ, 20-25, तो चलो ठीक है 10 या 15 जो भी इससे आप कमाना है स्टार्ट करते हैं। बच्चों के लिए कहने का कोशिश कर रही हूँ या पेरेंट्स से बात कर रही हूँ जो अपने बच्चों को कमाना चाहते हैं। कमा, आप 24 घंटे नहीं कमाते हो, 6, 8, 5 जितने घंटे हैं सो लेते हो, आप 2 घंटे ब्रह्मचार्य को दो। और ब्रह्मचार्य में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी धर्म के बारे में सीखो। फिर अर्थ के बारे में तो आप सीख ही रहे हो, तो पूरे टाइम कमाओ पैसा, पैसे की रिगार्डिंग शिक्षाएं लो, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें एकेडमिक्स एजुकेशन में इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज, हेल्थ नॉलेज का एक सब पार्ट है, सेक्स एजुकेशन और वेल्थ एजुकेशन, रिलेशनशिप यानी कि जो इमोशनल एजुकेशन होती है वो बहुत मिसिंग है। तो जो गड़बड़ी है वो तो आनी है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का एक बहुत वो चीज़ है, जो व्यवस्थित है उसमें प्रॉब्लम कभी नहीं आती है, जो व्यवस्थित नहीं है प्रॉब्लम वही है। तो व्यवस्था अगर ठीक होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। तो उन बच्चों के पेरेंट्स को, उन बच्चों को सबको ही समझने की ज़रूरत है, व्यवस्था ज़रूरी है। और व्यवस्था बाहर से नहीं, व्यवस्था बाहर से तो ना ओशो उसके संबंध में हाँ बोलते हैं, ना जिद्दू कृष्णमूर्ति, और मुझे लगता है बिल्कुल सही कहते हैं। व्यवस्था बाहर से थोपी हुई नहीं, व्यवस्था आत्म यात्रा की है। आपको धर्म को ही समझना पड़ेगा, फिर आप अर्थ खूब कमाएं, आप खूब सेक्स काम में टाइम वेस्ट करें, वेस्ट नहीं है, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। मोक्ष में एक टाइम है या किसी भी चीज़ में, वो अपने आप में फिर गलत और सही नहीं है, क्योंकि आपको सत्य पता है। आप कभी भी भ्रष्टाचारी, सामाजिक कुरीतियाँ नहीं रोक सकते जब तक वो समूह में रोकी जा रही हैं। वो तब संभव है जब एज अ पर्सन हम सबको उस ज्ञान तक पहुंचा दें। वाई सम 60 or 50 or 30-year-old डू समथिंग very weird with a 6 year या 6 months or 80 years old lady? Why? Because they want pleasure, मतलब जो वो प्लेजर होता है ना एक उसके बीच का, तो अगर आप परमानंद तक पहुंच गए ना, तो वो आनंद बहुत तुच्छ, बहुत छोटा लगेगा। कुछ सेकंड्स के सुख के लिए आप किसी की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। और उसकी तो ठीक है, कई बार तो इंसान खुद आत्मग्लानि में चला जाता है और कई बार अपने आप को मार लेते हैं। फिर ऐसे लोग जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, भली रिश्वत लेना हो या कोई भी किसी भी तरीके का, किसी को मारना हो या कुछ भी, तो इस वजह से वहाँ क्या 4 ही चीज़ें तो होंगी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो आनंद के लिए ही तो आप करते हो, आपको पैसे भी चाहिए तो वो आनंद के लिए ही चाहिए आपको। लेकिन जब आप परमानंद तक पहुँच जाते हो तो ये छोटे छोटे आनंद तो कोई मैटर ही नहीं करते हैं। तो आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। आपको परम आनंद और परम सत्य बोध, आत्म बोध भले ही ना हो, लेकिन आपको बोध होगा। कम से कम ये जो सांसारिक जितनी भी उलझन समस्याएं, ये तो आपके बाएं हाथ का काम लगेंगे, बहुत छोटी, बहुत 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 ऐसे ही लगेंगे। तो बस ये छोटा सा ध्रुव राठी सर ने अगर वीडियो बनाया था तो मैंने उसी पे चर्चा करना स्टार्ट की। कब 1 घंटा हो गया मुझे पता भी नहीं चला, 1 घंटा 9-10 मिनट हो गए हैं। जैसे अब मुझे बाल हैं, इनसे अटैचमेंट है एक तरीके की, और बहुत परेशान कर रहे हैं क्योंकि उतने बड़े भी नहीं हैं कि इनको संभाल। तो मुझे अब इनको कट करके छोटे छोटे से, अब मैं कहूँ लड़कों की तरह रखना है। तो कई लोग
ये कहेंगे कि लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। नहीं, अगर भारतीय ज्ञान परंपरा ने लड़कियों को कहा है कि घर में रह के काम करें, ये काम करें, लड़कों को कहा है बाहर काम करें, वो उसका रीज़न मैं नहीं समझ सकती कभी ज़िंदगी में कि उन्होंने भेदभाव की दृष्टि से ऐसा किया होगा। उन्होंने किया होगा क्योंकि मैं एक औरत हूँ, और औरत और आदमी से कुछ नहीं होता है, उसकी एनर्जी कैसी है। दो ही तरीके की एनर्जी होती हैं, फेमिनाइन और मस्कुलर। तो फेमिनाइन एनर्जी के पास में क्रिएटिविटी होती है, एक औरत के पास में, आदमी के पास भी होती है। दोनों की क्रिएटिविटी में छोटे छोटे से डिफरेंसेस है, और बाय बर्थ या इतने सालों से एक लड़की में इनबिल्ड है नर्चरिंग, केयरिंग, इन। तो जब आप लड़का लड़की का वो कहते हैं ना कि लड़का लड़की, लड़कियों को घर में काम, तो वो शायद इसलिए क्योंकि लड़कियां, ये सब लोग कहते हैं कि लड़कियां इतनी कठोर नहीं हो सकती कि वो नियम को इतना कठोरली फॉलो करें कि इमोशंस को, कि एक माँ और बच्चे का अगर कोई केस आएगा ना, तो औरत कितना भी चाह लेगी कि रूल से कहता है, वो उनको फॉलो नहीं करवा पाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, यहाँ पे अपवाद हो सकता है 10-20% का, लेकिन एक लड़की माँ ना भी बनी हो तो भी उसमें ममता का जो अंश है वो कहीं ना कहीं है अंदर, और वो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो फिर, और इसी वजह से शायद कई जन लोग कहते हैं कि औरतों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो विवेक के साथ साथ में, जैसे कि अमेरिकन लॉ है ना, कि लॉ से भी पहले, मतलब कि केस से भी पहले देखते हैं कि वो लॉ सही है या नहीं। लेकिन जैसे जापान है या इंडिया है, या मतलब जैसे ब्रिटेन है, तो इनका है कि लॉ है, मतलब अब लॉ ही के अकॉर्डिंग चलेंगे, केस में हर बार लॉ को चेक नहीं किया जाता। वैसे ही एक औरत बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसी है कि हर केस में हर बार वो लॉ देखेगी कि क्या लॉ ही सही है। मतलब एक है कि लॉ इस्टेब्लिश बाय, ऐसे दो नाम हैं थोड़े हार्ड से पॉलिटिकल साइंस में। तो औरत जो है, नारी जो है, उसमें जो सहानुभूति है, जो सहिष्णुता है, जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो बहुत 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 उत्तम है। जो क्षमा करने की, क्षमा मांगने की जो कैपेसिटी है, और ये शायद बहुत बड़ी ताकत है एक औरत की। और ये ताकत वर्तमान औरत को, आदमी और औरत में फ़र्क है, एक है कि नहीं छोड़नी चाहिए। ये सिखा सको तो आदमियों को सिखा दो, लेकिन अपनी मत खो देना। और आदमियों में भी अपनी कैपेसिटी है, वो आदि मानव टाइम से एक भूमिका निभा रहे हैं प्रोटेक्शन का। बाय बर्थ बाय नेचर वो ऐसे हैं। तो अगर कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, देश को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां कमज़ोर हैं। इसका मतलब है, ओशो का एक कोट है, यू डू एवरीथिंग, यू डू एनीथिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं सब कुछ करना चाहती हूँ? नहीं। मुझे मज़ा नहीं आएगा किसी को प्रोटेक्ट करने, मुझे मज़ा आता है किसी को स्पेशल फील कराने। अब मैं और हर एक लड़की अलग अलग है, लेकिन बाय स्पेशल फील कराने का मतलब क्या है? स्पेशल फील कराना मतलब वो लड़का लड़की के बीच का प्रेम नहीं। अगर एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी है ना, तो उसको भी नर्चर करना। एक 5 साल का बच्चा है तो उसको भी नर्चर करना। एक 15 साल का भी बच्चा है तो उसको नर्चर करना, बेस्ट एजुकेशन देके। तो इस तरीके की रही हैं, मतलब कि औरतों की, आदमियों की अपनी अपनी सबकी काबिलियत होती है, सब अलग हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि
हर एक पत्ता, हर एक शाखा अलग होती है, बट वो एक ही पेड़ के बीज हैं। हम अलग हैं बट हम एक भी हैं। तो बहुत बहुत विरोधाभास है ये दोनों ही शब्द। मैं विमेन एम्पावरमेंट में बहुत बिलीव करती हूँ और एक स्ट्रॉन्ग विमेन के रूप में जानी जाती हूँ। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, पूरा रिलेटिव्स, पूरा जो जितने लोग भी मुझे जानते हैं। बट एट द सेम टाइम internally I am kind, बट समटाइम मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है जो मैं बताऊंगी। वीडियो बहुत लेंथी हो गया है। तो हाँ, ओशो जैसे, जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे और ऐसी कुछ महिलाएं भी हैं, उनके जैसे। इनके नाम नहीं आपको जानना है, इनने जो कहा है वो जानना है, क्योंकि आप या मैं कुछ नहीं है और इतिहास बनाना है, करना है, वो करना है। भाई आप मर जाओगे, आपका नाम क्या है, कितना आगे बढ़ गया, कितने शहरों में उनके आधार पे नामकरण किया गया, इट डजंट मीन ना। मीनिंग करता है कि जीते हुए आपने क्या जाना, सीखा, समझा। मैं उसों पे बात करते करते थक गई हूँ, रोकने का मन नहीं करेगा। अब समय हो चुका है कि ना बोलूँ, क्योंकि ओशो कहते हैं कि बोलना कहाँ चाहिए कहाँ नहीं। ओशो मौन को बहुत महान मानते हैं, लेकिन जैसे वो कहते हैं कि आपकी जो नियति है आप उसके साथ छेड़खानी मत करो। कि जैसे वो जाके वो हंसते थे बुद्ध भिक्षुक, तो मेरी नियति भी अभी वर्तमान में बोलने की है। हो सकता है जब मुझे बहुत गहरा सत्य पता हो तो मैं बोलना भी छोड़ दूँ, क्योंकि ये सब पागलपन लगे जो मैं कह रही हूँ, झूठ लगे, सब कुछ ऐसा लगे कि ओ इतना गलत कैसे मैंने बोल दिया। तो क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कुछ भी, लेकिन जो मुझे पता था मैंने बोल दिया। मैं सब कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने उसों के रील्स ज़्यादा देखे हैं रादर देन कंप्लीट डिस्कस। तो मैं चाहूँगी कि मैं पूरी देख लूँ, उसके बाद में कभी जब मैं पूरा कर चुकी हूँ तब कोई मुझे देखे। और मैं बहुत शांत हो चुकी हूँ अब। किसी में हिम्मत नहीं थी वास्तव में कि मुझे मेरे भाई बहन के मोह से मुक्त करा दे। लेकिन हाँ, मेरे अंदर मतलब मेरे अंदर तो नहीं, क्योंकि मैं कौन ही होती हूँ, मैंने पहले ही कहा। बट अगर मैं एज थर्ड पर्सन देखूँ तो नेहा में बचपन से एक गुण देखा है कि किसी चीज़ की खोज की, ये सही नहीं है, यहाँ नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं हूँ मैं। आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ, पहुँच ही जाऊँगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। किसी को भी अपने आप से सवाल पूछिए, किसी की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में, उसो की भी नहीं, किसी की भी नहीं। आपको ज़रूरत है सिर्फ शांत होकर बैठ जाओ, ना मोबाइल कुछ मत यूज करो 2-4 दिन, एंड देखो। आपकी नियति पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपको डांस से आ जाए, हो सकता है आपको सिंगिंग से आ जाए, हो सकता है आपको कराटे से आ जाए, हो सकता है आपको लिखने से आ जाए। मैं लिखती हूँ, मुझे जो विचार आया मैं तुरंत लिखती जाती हूँ। इतनी अकाउंटेबिलिटी के साथ मैं लिखती हूँ कि हर एक थॉट लिख लूँ। तो हो सकता है कॉमेडी करने से आ जाए, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। आप बस जागे हुए हों, ध्यान में हों, चलते चलते आ जाए। और क्षणिक होती है वो, कभी भी आ सकती है, सडन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। मैं नहीं हूँ ज्ञानी, मैं नहीं हूँ ध्यानी। आई एम नॉट एनीथिंग। मेरे पास कोई आइडेंटिटी बची नहीं है कि मैं कह दूँ कि ये मैं हूँ। तो कुछ नहीं हुआ। प्रेजेंट में सच में मैं कुछ नहीं हूँ। अब मुझे कुछ नहीं है अपने बारे में पता, और ना मैं अभी
ना मेरा कोई पर्पस है लाइफ का, ना कोई मीनिंग है मेरी लाइफ का। आई एम मीनिंगलेस, आई एम पर्पसलेस, आई एम गया। धन्यवाद।